नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जब किसी औरत की डिलीवरी हो जाती है, किसी को उसको ऑपरेशन से अगर किसी की डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि उसको क्या केयर करनी चाहिए और क्या केयर नहीं करनी चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, कब तक रेस्ट लेना चाहिए और अपने जो उसका घाव होता है उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। तो आज हम इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि हमें जब किसी का ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो उसको क्या-क्या उसका अपना देखभाल कैसे करनी चाहिए उसको और क्या-क्या चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि पहले जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है वो कितने प्रकार से होती है। वो मेनली 2 प्रकार के इंसिजन आते हैं। एक तो होता है वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल मतलब जो क्लासिकल सिजेरियन जिसको पहले बोला जाता है, उसमें छाती से लेके नीचे तक कट दिया जाता है, पेट में वर्टिकल डायरेक्शन में कट दिया जाता है। तो ये बहुत ही पुराना माध्यम हो गया है। इसके द्वारा पहले बहुत पुराने टाइम में की जाती थी, फिर बहुत ही रेयर चांसेस में ऐसी डिलीवरीज की जाती हैं, ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं बहुत ही रेयर चांसेस में। अगर किसी के बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली बाहर निकालना है तो उस कंडीशन में क्लासिकल सिजेरियन या फिर वर्टिकल सिजेरियन इंसिजन दिया जाता है। लेकिन आजकल कॉस्मेटिक रीजन से या फिर सेफ्टी रीजन के को ध्यान में रखते हुए हमें लोअर सिजेरियन सेक्शन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल कट दिया जाता है, लोअर एब्डोमेन में नीचे कट दिया जाता है। इसमें कई फायदे, एक तो कॉस्मेटिक रीजन से जो स्कार हो जाता है इंसिजन वो बहुत कम दिखाई देता है। सेकंड, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो वर्टिकल कट है उसकी अपेक्षा जो लोअर सिजेरियन सेक्शन में कट दिया जाता है उसमें ब्लीडिंग कम होती है। सेकंड, इसमें जो घाव का भरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, घाव जल्दी भर जाता है इजीली आपको जो इंसिजन का कट है। तो आजकल लोअर सिजेरियन सेक्शन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये तो हो गए टाइप ऑफ इंसिजन कि कौन कौन से किस किस प्रकार से सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। सेकंड आता है कि सूचर, जो उसमें टाके लगाए जाते हैं घाव होने के बाद, वो उनके प्रकार पे बात कर लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि उसमें इंसिजन दिया जाता था, उसमें धागों से सिलाई की जाती थी, स्टिचेस लगाए जाते थे क्लास। तो वो सबसे अच्छा तरीका था कि बहुत ही अच्छी इजीली उनके घाव भर जाते हैं, उसमें हीलिंग अच्छे से हो जाती है, इजीली अच्छी हीलिंग होती है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। सेकंड आता है ग्लू के द्वारा। अगर किसी को बहुत ही माइनर कट है, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी है, तो उसमें ग्लू के द्वारा भी उसको चिपका दिया जाता है, तो उसके बाद वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं और घाव आपका इंसिजन जो है और इजीली हील हो जाता है। थर्ड आता है कि उसमें स्टेपल के द्वारा, जैसे स्टेपलर से पिन लगाए जाते हैं, इसे पिन अप किया जाता है, दोनों घावों को इकट्ठा करके उसको पिन अप कर दिया जाता है। तो तीनों ही माध्यम बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बेटर होता है स्टिचेस के द्वारा, जो सूचर लगाए जाते थे उनके द्वारा। सूचर 2 तरह के होते हैं, तो जिसको 8 से 10 दिन में काटा जाता है, कुछ एब्जॉर्बल भी होते हैं, कई जगह पे सेंटर्स पे अवेलेबल होते हैं, सिटीज में मॉडर्न जो होते हैं अर्बन सिटीज होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्बल भी सूचर लगाए जाते हैं। अब आ जाती है कि जो मदर, ये तो हो गई सूचर की बात कि कौन कौन सा किन तरीके से सूचरिंग की जाती है, ये तो उनकी बात हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमें मदर की क्या केयर करनी चाहिए। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उस मदर को क्या क्या केयर करनी चाहिए, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले 12 घंटे, उसके बाद 12 से 72 घंटे, उसके बाद डिस्चार्ज के तक। क्योंकि जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो उसमें डॉक्टर जो पेशेंट को 72 घंटे तक हॉस्पिटल में मॉनिटर करते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उन सबको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। उसके बीपी मॉनिटरिंग की जाती है, उसके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसका देखा जाता है कि पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब क्लोज मॉनिटरिंग करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो पहले 12 घंटे में आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट फीडिंग। पेशेंट को जैसे ही कॉन्शियस होने लग जाता है तो तुरंत अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। मदर को छाती से अपने बच्चे को लगा लेना चाहिए एज ए कंगारू मदर। इससे बच्चे को भी फायदा होता है और मदर को भी फायदा होता है। क्या है कि जैसे ही बच्चा आपकी छाती से लगेगा तो आपके जो ब्रेन में एक ऑक्सीटोसिन नाम का द्रव्य होता है, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। वो आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है और आपकी जो बच्चेदानी जो फूल गई थी उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है। मतलब आपकी जो डिलीवरी से पहले की जो स्थिति थी, प्रेग्नेंट होने से पहले की जो स्थिति थी, उसमें आपको दोबारा लाने में, रीगेन करने में हेल्पफुल होता है। तो आपको तुरंत बच्चे को अपनी छाती से लगाना चाहिए, उसको ब्रेस्ट फीड करवानी चाहिए। सेकंड आता है लेग मूवमेंट। क्योंकि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसमें क्या होता है, स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हमारे नीचे का पार्ट होता है बॉडी का,
वो शून्य किया जाता है, उसमें उसको एनेस्थीसियाइज्ड किया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलता है, आपके पैरों में सेंसेशन नहीं होती है, तो आपको धीरे धीरे लेग मूवमेंट करनी चाहिए ताकि आपको जो दोबारा से आप नॉर्मल एक्टिविटी में इजीली आ पाए। सेकंड आता है, इसमें कई लोगों को ये होता है कि भाई पेशेंट हमारा बेड पे पड़ा है, तो उसके रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं कि एंग्जाइटी होती है उनके अंदर कि हम इसको खाने पीने को क्या दें। तो पहले 6 से 7 घंटे में पेशेंट को कुछ भी नहीं दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि उसको ड्रिप लगी होती है। जो भी उसका न्यूट्रिशनल नीड होती है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आईवी फ्लूइड्स के द्वारा पूरी की जाती है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। जो भी उसकी ज़रूरत के लिए जो भी चीज़ें उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो आईवी फ्लूइड्स के द्वारा पूरी हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि उसके लिप्स ड्राई लग रहे हैं, उसका गला सूख रहा है, तो उसको पानी की ज़रूरत है, तो उसको थोड़ा बहुत पानी आप 1-2 घूंट पानी आप दे सकते हैं, या फिर आइस चिप्स आप दे सकते हैं। थर्ड आता है, आपके पास सिस्टर आती है, फिर हॉस्पिटल स्टाफ आता है, फिर डॉक्टर आपको आकर चेक करता है, वो बार-बार आपके पेट पे हाथ लगाता है। तो आपको उनको चेक करने देना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका जो यूट्रस है वो नीचे जा रहा है कि नहीं, वो आपका रिट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो दोबारा से अपनी पुरानी स्थिति में जाने लग जाता है। तो वो बार बार चेक करते हैं कि आपका यूट्रस नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपका बीपी मॉनिटरिंग की जाती है, आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। कभी कभी हमने देखा है किसी किसी पेशेंट को शिवरिंग होने लग जाती है। ये ऐसा होना नॉर्मल है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से आपको जो शिवरिंग है हल्की फुल्की वो फील होती है। तो इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक होना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। उसके बाद आता है, ये तो हो गया पहले 12 घंटे की केयर, आपको ये करना है। थर्ड, उसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इस टाइम पे आप बिल्कुल, आपका जो पैरों का नीचे का हिस्सा वो बिल्कुल काम नहीं करना है, लेकिन आपको बच्चे को छाती से लगाना है। तो इसमें आपको शर्माना नहीं, आपके असिस्टेंट की हेल्प मिलेगी आपको, मतलब आपको ज़रूरत होगी किसी की हेल्प की, तो इसमें शर्माना नहीं है। आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ की आप हेल्प ले सकते हैं, सिस्टर से हेल्प ले सकते हैं आप, या फिर आपके जो रिलेटिव हैं आपके पास, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं फीडिंग कराने के लिए। क्योंकि एक तो हाथ में आपको ड्रिप लगी होती है, दूसरा आपको कैथेटर लगा होता है यूरिनेशन के लिए। तो आपको ये सब उसकी किसी की हेल्प लेके तभी करना चाहिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आता है नेक्स्ट आता है कि 12 से 72 घंटे, ये 12 घंटे तक का हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 घंटे के बाद आपको धीरे धीरे पैरों में सेंसेशन फील होने लग जाएगी, तो आपको उठ के चलना है। क्योंकि जितना जल्दी आप मूवमेंट शुरू करेंगे, आपकी हीलिंग प्रमोट होगी, आप उतना ही जल्दी रिकवरी कर पाएंगे। जितना एज सून एज पॉसिबल आपको मूवमेंट करनी है, आपको मोबाइल होना है, चलना है आपको। आप अपने बच्चे की केयर खुद कीजिए, आपको उसको किसी की हेल्प के द्वारा, थोड़ा पेन होता है, मानते हैं कि टाकों में थोड़ा बहुत पेन होता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर पेन किलर्स देते हैं, आईवी फ्रूट्स के द्वारा आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो आपको धीरे धीरे चलना है। कैथेटर रिमूव किया जाता है इसके बाद, जैसे आप चलना शुरू करेंगे तो कैथेटर आपका निकाल दिया जाता है। तो जैसे ही कैथेटर आपका निकाला जाता है, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको यूरिनेशन करना है, मतलब बाथरूम के लिए जाना है। अगर 2 से 3 घंटे में आपको यूरिनेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपको यूरिनेशन नहीं हुआ है। इसलिए डॉक्टर आपकी उसके लिए हेल्प करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उसको मॉनिटर करेंगे, और आपकी जो भी नीडफुल एक्शन होगा वो डॉक्टर करेंगे। सेकंड आता है, आपको हाइड्रेशन पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है। जैसे ही आपको धीरे धीरे, आप बेहतर 12 घंटे के बाद आपको सिप्स ऑफ वाटर दिए जाएंगे, आपको धीरे धीरे लिक्विड, ठीक है, आपको लिक्विड जो अपना कम से कम मिनिमम 3 लीटर फ्लूइड्स आपके शरीर में जाना चाहिए। आप चाय ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, हल्का फुल्का ऐसा आपको लिक्विड डाइट पे लाया जाता है। आपकी बाउल मोमेंट्स चेक की जाती हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 3 लीटर तक लिक्विड आपके शरीर में जाना चाहिए। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि देखो, सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है तो ब्लीडिंग हुई है, ऑब्वियस है कि आपका ब्लड लॉस भी होता है। डिलीवरी के दौरान वैसे भी ब्लड लॉस होता है। सेकंड, आपको फीडिंग करानी है बच्चे को, तो आपके लिए जो हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं उनके पेट में ऐंठन हो रही है, मरोड़ हो रही है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ऐसा सभी को होता है, क्योंकि जो आपकी बच्चेदानी है वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, वो दोबारा अपनी पुरानी स्टेट में जा रही होती है। तो ऐसा आपके जो अगर पेट धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, वो दोबारा अपनी पुरानी स्टेट में
जा रही होती है, तो ऐसा आपके जो अगर पेट में ऐंठन हो रही है, थोड़ा बहुत आपको जो मरोड़ महसूस हो रही है, तो ये ऐसा होना स्वाभाविक है। कई केसेस में एक इंजेक्शन भी दिया जाता है जो 72 घंटे के अंदर दिया जाता है। कई बार जो फादर और मदर का जो ब्लड ग्रुपिंग है वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, अलग अलग होता है, तो उसमें एंटी डी नाम का एक इंजेक्शन भी 72 घंटे के अंदर दिया जाता है। तो वो इंजेक्शन देना भी स्वाभाविक है, इसलिए अपने डॉक्टर के साथ डॉक्टर के साथ कोऑपरेट कीजिए। आप डॉक्टर आपको जो जो बताएं उनकी बातें सुनिए, जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो सब आप प्रॉपरली लीजिए। अगर आप डॉक्टर आपको बार बार चेक करने आ रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा है, तो डॉक्टर के साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए। बच्चे के भी कुछ टेस्ट होते हैं, बच्चे को देखते हैं कि कहीं इसको जॉन्डिस की तरफ तो नहीं जा रहा है बच्चा, तो बच्चे के भी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। कई बार मदर को ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो मदर को ब्लड भी दिया जाता है इस कंडीशन में। तो डॉक्टर मदर की फिजिकल क्लिनिकल उसका फिजिकल कंडीशन चेक करता है, उसको क्लिनिकली ऑब्जर्व करते हैं। अगर मदर को कोई रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की, तो मदर को भी दिया जाता है और बच्चे को भी एज पर रिक्वायरमेंट दिया जाता है। ये तो हो गया 72 घंटे की केयर। उसके बाद डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देते हैं और आपको मेडिसिन दे देते हैं घर के लिए। अब आता है होम केयर के लिए, कि जब सीएस के बाद मदर घर चली जाती है, तो आपको घर पे जाके क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले उसका मूवमेंट जो आपकी हो गई है ऑलरेडी, आपको धीरे धीरे मूवमेंट आपकी मोबाइल होना है। आपके जो डेली रूटीन वाले काम है आपको खुद करने हैं, ज़्यादा वजन नहीं उठाना, अपने बच्चे की केयर खुद करनी है, अपनी स्टिचेस का खुद ध्यान रखना है, आपको डेली बाथ लेना है, मतलब आपको मोबाइल हो जाना है। किसी हेल्प के द्वारा बच्चे से ज़्यादा आपको वजन नहीं उठाना है, ताकि आपके जो स्टिचेस हैं उस पर स्ट्रेस ना आए। आपको हाइड्रेशन अपना मेंटेन करना है। न्यूट्रिशनल नीड में क्या आएगा, आपको क्या क्या खाना चाहिए, मतलब आप लिक्विड डाइट के अलावा धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट पे आ जाते हैं। आपको फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल डाइट लेनी है, मतलब आपको हर 4 घंटे में थोड़ा बहुत, जैसे दूध ले लिया आपने, ब्रेड ले लिया आपने, अपने फ्रूट्स ले लिया, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। ऐसे हल्का हल्का खाना आपको हर 4 घंटे में आपको 4 से 5 मील आपको लेने चाहिए। दूसरा है आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है, क्योंकि आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आपको बच्चे को फीडिंग भी करानी है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जो आपके बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके स्टीजेस के हीलिंग के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगी उससे। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, ताकि आपका मोशन क्लियर रहे, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो आपके स्टीजेस पे प्रेशर आएगा, उससे स्टीजेस पे दिक्कत आ सकती है, इसलिए। और आपको नॉन गैसियस फूड खाने हैं, जिससे भी आपको गैस ना बने, ऐसा कोई खाना नहीं खाना है जिससे आपको गैस बने। तो इससे क्या है कि आपके स्टिचेस में हीलिंग प्रमोट हो जाएगी और आपके स्टिचेस इजीली हील हो जाएंगे। कई बार कंप्लेन आती है कि मदर मतलब दूध दें या ना दें, ऑपरेशन से बचा हुआ है, कई लोगों की क्वेरी होती है। तो आप डेफिनेटली आप दूध दे सकते हैं, लेकिन लो फैट मिल्क हमेशा प्रेफर करें, क्योंकि जो फैट होती है उसका डाइजेशन बहुत ही डिफिकल्टली होता है, मतलब फैट का डाइजेशन हमारे शरीर में इजीली नहीं हो पाता है, वो गैस बनाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि चिकना भी नहीं देना है पेशेंट को। तो आप दूध दे सकते हैं, ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं, इससे जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी रेज हो जाएगा और मदर को हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट मिलेगी। न्यूट्रिशनल इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मदर की कंडीशन को देखते हुए आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं स्टिचेस के हीलिंग के लिए, उनको पेन किलर दी जाती है, एंटासिड दी जाती है 5 से 7 दिन के लिए। तो अपनी जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको दी है उनको रेगुलरली लीजिए, और जैसे ही उठते वक्त भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। कई बार देखा है कि स्टिचेस में पस हो जाता है या फिर उसमें से ब्लीडिंग आने लग जाती है किसी किसी केस में, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऐसी कंडीशन में तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, उसको हीलिंग के लिए आपको तरीका बताएंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इस कंडीशन में। उसके बाद आता है वजाइनल ब्लीडिंग, क्योंकि डिलीवरी के बाद वजाइनल ब्लीडिंग होना स्वाभाविक है। 7 से 10 दिन तक आपको रेड ब्लड आता है। अगर आपको इस कंडीशन में बोल जितनी या फिर जो ये कह लो आप नींबू की जितनी गांठें आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। छोटे मोटे क्लोट्स आते हैं रेड कलर के, ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है ये, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना थोड़ा बहुत होता है, क्लोट्स जो होते हैं वो निकलते हैं। 7 से 10 दिन तक आपको 2 से 3 पैड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर इससे ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है, हैवी क्लोट होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए। 10 से 12 दिन के अंदर म्यूकस थोड़ा ब्लड मिक्स होगा, थोड़ा वाइट म्यूकस होगा, तो ऐसा आता है, धीरे धीरे वो बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज में चेंज होकर सबसाइड हो जाता है। तो वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है उसके लिए भी आपको वजाइनल अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है।
ये सब आपको वजाइनल क्लीननेस, अपना वजाइनल हाइजीन को भी अच्छे से ध्यान रखना है। अब आ जाती है, ये तो हो गई न्यूट्रिशन और सूचर की बात कि आपको स्टिचेस की केयर कैसे करनी है। वजाइनल केयर के बाद आती है ब्रेस्ट केयर। बच्चे को बार बार जैसे ही मतलब मदर की डिलीवरी होती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद उसका जो ब्रेस्ट में गश ऑफ एकदम से मतलब दूध का प्रेशर आता है, कई लेडीज को टेंडरनेस फील होती है, ब्लड सॉरी दूध के प्रेशर की वजह से, मिल्क के प्रेशर की वजह से उनको टेंडरनेस फील होती है, उनको फीवरिश फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हर 1.5 से 3 घंटे के अंदर अपने बच्चे को फीडिंग करानी चाहिए। अगर बच्चा फीड नहीं ले पाता है, उसके अलावा भी एक्सेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप उसको निकाल के डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, टेंडरनेस हो जाता है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक वेट हॉट स्पॉन्ज लेना है, मतलब आप पानी उबाल लीजिए, उसमें एक सूती कपड़ा डाल के उससे आप सिकाई कीजिए, आपको रिलैक्स फील होगा। कई बार क्या होता है कि लेडीज ध्यान नहीं देती हैं, ब्रेस्ट में इंगोर्जमेंट हो जाता है, बहुत ही मतलब टेंडरनेस आ जाती है, गांठें बन जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। डॉक्टर उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, नीडफुल एक्शन होगा, वो लेंगे। तो ब्रेस्ट केयर का भी पूरा हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए और अपनी जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन रखनी चाहिए। इसके बाद आता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। कई लेडीज़ों के दिमाग में होता है कि हमारी डिलीवरी हो गई है, हमारा जो फिजिक है, बॉडी फिजिक है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पेट उनका बाहर रह जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपका जो पेट है वो नॉर्मल आ जाएगा। और वो बेल्ट लगाने शुरू कर देती हैं, पेट को दबाना शुरू कर देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है 1.5 महीने तक, क्योंकि आपके जो स्टिचेज हैं उस पर प्रेशर आएगा। आपको जो भी आपकी एक्सरसाइजेस हैं, पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस हैं, वो 20 दिन के बाद ही शुरू करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है कि लेडीज़ों काफ़ी कॉन्शियस होती हैं, जो लेडीज़ ब्यूटी के लिए उनको लगता है कि उनके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गया है, कोलेज्मा का जो निशान है वो रह गया है, तो वो भी आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल कीजिए, धीरे धीरे सब चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि जो एब्डोमेन बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेच मार्क होते हैं वो भी रह जाते हैं। कई लोगों के अंदर मिथ होता है कि डिलीवरी के बाद सबसाइड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, वो जाते जाते जाएंगे, उनमें समय लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कोकोनट ऑयल और अप्लाई बायो ऑयल, जो रिकमेंडली काफ़ी इजीली आप मार्केट में मिल जाता है, आप वो अप्लाई कीजिए, वो भी धीरे धीरे सब चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय द मदरहुड जर्नी। सो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।